गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? सो आई थिंक आप लोग बहुत मजा कर रहे होंगे, बहुत मजे में होंगे। सो गाइज आज हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आगे चलेंगे, कैटलिस्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले तक हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में आइसो थ्योरम्स खत्म कर चुके थे, यानी कि आइसोथर्म खत्म कर चुके थे, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसमें हम लोगों ने x/m का वेरिएशन देखा प्रेशर के अकॉर्डिंग। और उसमें दो आइसोथर्म थी विच इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक तो लैंगम्यूर और दूसरी कौन सी थी, फ्रूडलिच। वो दोनों हमने कर ली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज इन सच अ लार्ज नंबर। लव यू ऑल गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। वेलकम यू ऑल। अरविंद अरोड़ा और उसकी टीम आपकी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे जवाब दे दीजिए कि कैटलिस्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज आप एक बार मुझे बता दीजिए कि यहां पर वॉइस एंड पिक्चर दोनों बैलेंस्ड है कि नहीं है। प्लीज आप ये बता दीजिए, वॉइस एंड पिक्चर दोनों बैलेंस्ड है। सो अगर दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। एक बात हमेशा याद रखना, फूल दोगे तो फूल मिलेंगे, पत्थर फेंकोगे तो पत्थर ही मिलेंगे, ठीक है। सो यहां पर जो बच्चे सुबह सुबह 11 बजे यहां पर लेक्चर भी शुरू नहीं हुआ और यहां पर अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो उनको मेरे दिल से मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोग अजीब सी सुबह सुबह 11 बजे कुछ अजीब सी चीजें लिख रहे हैं, सो थिंक ऑफ इट कि आप सुबह अपनी शुरुआत क्या इस तरह से करना चाहते हो क्या, ठीक है। किसी और के कहने पे कुछ मत लिखो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अरविंद अरोड़ा आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो चलो गाइस फटाफट से कैटलिस्ट को शुरू करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोग सरफेस को पर्टिकुलरली इसी वीक में खत्म कर दें, ठीक है। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपनी टॉपिक में अपनी कॉपी के अंदर टॉपिक लगाओ कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने दो आइसोथर्म पढ़े थे, ठीक है। सो दोनों आइसोथर्म एक्चुअली हम लोगों ने किस किस वे में पढ़े थे, आप जरा सोचो। आप लोगों को याद होने चाहिए कि दोनों आइसोथर्म हमने पढ़े थे जब हम एक क्या ले रहे थे, सॉलिड यहां पर एडजॉर्बेंट ले रहे थे, सॉलिड एडजॉर्बेंट ले रहे थे, याद करो, सॉलिड एडजॉर्बेंट ले रहे थे, ठीक है। और उस पे हम लोग गैसियस एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करवा रहे थे। एक्चुअली गैसेस ले रहे थे हम एज अ सोल्यूट या फिर एज अ एडजॉर्बेट। तो उस केस में हम लोगों ने जो एक्चुअल में x/m की वैल्यूज लिखी थी इन द केस ऑफ लैंगम्यूर एंड फ्रूडलिच, वो क्या लिखी थी, दैट x/m इज इक्वल्स टू, ठीक है, याद करो, लैंगम्यूर के अंदर AP/1 प्लस BP ये लिखा था हम लोगों ने। और इन द केस ऑफ फ्रूडलिच x/m इज इक्वल्स टू K(p⁻1/n ये लिखा था। से दो चीजें हम लोगों ने लिखी थी, आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। अब ये तो हमने तब लिखा था जब गैस होती है, एज अ एडजॉर्बेट। लेकिन मान लो कि गैस ना हो, उसकी जगह सॉल्यूट मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, सॉल्यूशन हो। सो उस केस में क्या करोगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब गैस नहीं है, हम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो एडजॉर्बेट है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस सॉलिड के ऊपर लिक्विड फॉर्म में। और अगर लिक्विड फॉर्म में आता है तो उस केस में आपको प्रेशर काउंट नहीं करना है, उस केस में आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन काउंट करना है, बस इतना सा ही फर्क है। सो आप सब लोग नोट डाउन करो, जब हमारा सबस्ट्रेट, हमारा जो एडजॉर्बेट है बेसिकली, अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो, सो हमको किस तरह से लिखनी है, या ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोगों को इस वे से लिखनी है, दैट x/m इज इक्वल्स टू AC/1 प्लस BC। लुक एट इट, AC/1 प्लस BC। अब प्रेशर की जगह हमने क्या लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन, बस इतना सा चेंज करना है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखना, C का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। एंड एट द सेम टाइम फ्रूडलिच का इक्वेशन कैसे लिखोगे, दैट x/m इज इक्वल्स टू K(c⁻1/n। वहां से प्रेशर हट जाएगा, बाय द वे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म लगानी है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे हिम्मत दो, मैं आपका सिलेबस पूरा टाइम से करा दूंगा, बस ध्यान से इसको लिखते जाओ बस। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास एडजॉर्बेट में लिक्विड आ जाए तो यू हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेशन इंस्टेड ऑफ प्रेशर। आपको प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन को यूज करना है, ये बहुत आसान है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में एक वेरिएशन चेक करने वाले हैं, ध्यान से उसको चेक करना। वेरिएशन चेक करने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से देख लो।
ठीक है। सो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करेंगे, तो ध्यान से उसको चेक करना। फिजिक्स ऑप्शन तो बहुत ईजी है, टेम्परेचर एक्चुअली अगर आपने इंक्रीज किया तो फिजिक्स ऑप्शन घटेगा, हम सब लोगों को पता है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो अगर आपने यहां पर, जरा ध्यान से इसको चेक करना, अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो आप यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, हमने 3 पॉइंट लिए हैं और इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m का वैल्यू घटेगा। क्यों घटेगा? सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसियस जो एड्सॉर्ब होने के लिए गैसियस मॉलिक्यूल्स आए हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और भाग जाएंगे। तो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियसली x/m का वैल्यू कम होगा। और यहां पर आप खुद ही देखो ना, हम सब लोगों को पता है, अगर हम लोग फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो फिजिक्स ऑप्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। दिस इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। दिस इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिना। सबसे मजे की बात यहां पर यह है कि यहां पर मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल, जो कि आपने सबने पढ़ रखा है, ली कैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, अगर कोई इक्वेशन है A विच विल गिव यू B प्लस एनर्जी, वो एनर्जी भी बाहर निकाल रही है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। और अगर आपने एनर्जी ही बढ़ा दी, अगर आपने एनर्जी ही इंक्रीज कर दी, तो ली कैटेलियर के हिसाब से आप प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हो और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m का वैल्यू कंटिन्यूअसली घटेगा इन द केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये बहुत आसान भी है। समझ में आ गया? ध्यान से इसको चेक करना। फिजिक्स ऑप्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m का वैल्यू घटेगा। इट्स रियली वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल। बट व्हाट अबाउट केमिस्ट्री ऑप्शन? केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या होता है, जरा उसको चेक करो। केमिस्ट्री ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री ऑप्शन में बच्चों आप याद करो कि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और आप खुद से बताओ, जरा खुद से सोचो कि आप अगर दो स्पीसी के बीच में केमिकल बॉन्ड बनाने वाले हो, देखो ये AB है और ये CD है, अगर इनके बीच में आप केमिकल बॉन्ड बनाने वाले हो तो सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्ड तोड़ने भी पड़ेंगे। यू हैव टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों, और एनर्जी के लिए ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इनिशियली। और आप सब लोगों को पता है, जैसे आप खुद से सोचो, आपने पढ़ा होगा चाय कैसे बनती है, आपको पता है चाय कैसे बनती है। इनिशियली आपके दूध का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। आप दूध निकाल के लाते हो, फ्रिज से थोड़ी देर बाहर रखते हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे आपने दूध डाला, फिर उसको गर्म करते हो, 20 से गया 40, 40 से गया वो 100, 100 से गया 150 डिग्री सेल्सियस, तब चाय बनती है, तब चाय बनती है। उसके बाद फाइनली ऐसा तो होता नहीं है कि चाय को आप, चाय बन गई, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करते हो, गैस को डाउन कर देते हो। घर पे चाय बनते देखी होगी, तो धीरे धीरे दूध, उसके अंदर जो पत्ती और चीनी डाली है उसको आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बढ़ाने के बाद एक लेवल तक जाने के बाद एक्चुअली चाय बन जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आप टेम्परेचर को डाउन करते हो, गैस स्टोव को बंद कर देते हो, फाइनली वो पीने लायक होती हैं। अब इस चीज को समझो, मतलब इनिशियली अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शन करवाना चाहते हो, अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शन करवाना चाहते हो तो इनिशियली आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। इट्स रियली वेरी सिंपल, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसा ही ग्राफ आपको यहां पे भी दिखाई देगा। जरा चलो देखो, फटाफट से मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, क्योंकि एक्चुअली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक सीमा पार करनी होती है, और सीमा का नाम होता है, उस सीमा का नाम क्या होता है? सीमा कोई लड़की नहीं है बाय द वे, सीमा मतलब एक बैरियर क्रॉस करना होता है, ठीक है। और उस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यस गाइस, दैट इज कॉल्ड एन एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आने वाला है, जरा ध्यान से उसको चेक करना। हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने जोड़ा। फाइनली जरा देखो, रिएक्टेंट से धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। और इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री ऑप्शन में कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x/m का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद घटने लगता है। समझ में आ गया? क्योंकि बॉन्ड सब फॉर्म हो चुके हैं, अब उसको टेम्परेचर मत बढ़ाओ भाई। आपने मुश्किल से तो बॉन्ड बनाए, फिर अचानक से टेम्परेचर और बढ़ाने लग गए तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे। सिंपल सी बात है। सो फाइनली एक हद तक टेम्परेचर बढ़ाओ,
बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद टेम्परेचर जो है एक्चुअली बढ़ाए नहीं, उसको घटा देना चाहिए। अगर आपने बढ़ाया तो x/m का वैल्यू घटने लगेगा। मतलब इनिशियली अगर कहें, ध्यान से देखो, कैमीज ऑप्शन के केस में इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पर कैमीज ऑप्शन यानी कि x/m का वैल्यू बढ़ता है। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m का वैल्यू बढ़ता है, ये होता है इनिशियली। बट फाइनली क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो x/m का वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन चुका है अब उसमें और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बुरी हालत होगी। डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे वो बॉन्ड टूटने लगे जो बने, खुद से ही सोचो। सो फाइनली ये मतलब निकलता है इसका। सबको समझ में आ गया? सो हैव टू फोकस ऑन दैट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वही चीज है जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको ध्यान से देखो, ये कह क्या रहा है आपसे। यहां पर ये कह रहा है कि इनिशियली अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो x/m का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्चुअली उसको टेम्परेचर की जरूरत होती है, इनिशियली बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं और फिर प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन एक बार बनने के बाद आप वो काम मत करो, क्योंकि टेम्परेचर उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो x/m का वैल्यू घटेगा। क्लियर होता है? सो कैमीज ऑप्शन उसके बाद घटने लगेगा। इस चीज को हम लोग आगे भी देखेंगे, तो ध्यान से इसको देखो। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, कि अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स ऑप्शन में ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा, रेक्टेंगल हाइपरबोला, लेकिन केमिज ऑप्शन में हाफ इक्लिप्स के जैसा ग्राफ आ रहा है। और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत आंसर देते हैं। फिजिक्स ऑप्शन के केस में यहां पर x/m वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एक रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है, जबकि केमिज ऑप्शन के केस में ये रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं है, ये हाफ इक्लिप्स है। समझ में आ गया? सो इस तरह से उसको आप ट्रीट करो। क्वेश्चंस को ध्यान से मैनेज करना, क्योंकि वहां गलतियां होने लगती हैं। ठीक है? सो ध्यान से इसको देखो। चलो अब हम चलते हैं आगे। फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन हमने खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे आज किसकी, जैसा कि टाइटल में मेंशन था, दैट इज कैटलिस्ट। सो आज हम लोग कैटलिस्ट की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट अमूमन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के काम में आता है। मतलब अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, अमूमन ऐसा होता है। मैं इसको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन करो कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस। ध्यान से नोट डाउन करो, कैटलिस्ट पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं, एक होमोजेनस और दूसरा हेटेरोजेनस। इनको डिटेल में पढ़ना है। ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। कैटलिस्ट का मतलब समझेंगे, लेकिन कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, उसको भी हमें समझना है पैरेलली, एंड दैट इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। चलो फटाफट से कैटलिस्ट को शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपने कभी देखा होगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुरंत वो एक सॉल्ट बना लेते हैं। ये जो रिएक्शन होती है, जब एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तुरंत सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, आपको पता होना चाहिए ये सुपर फास्ट रिएक्शन होती है। सुपर फास्ट मतलब जैसे ही आप NaOH को HCl से रिएक्ट कराओगे, विद इन अ सेकंड आपको NaCl और वाटर मिल जाएगा, इसमें टाइम लगता ही नहीं है। अब सवाल यह है मेरा आपसे, आप लोग मुझे बताओ कि क्या किसी एसिड को, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। खुद ही सोचो, क्यों जरूरत है? नहीं है। क्यों जरूरत पड़ेगी यहां पर? क्योंकि ये तो विद इन अ सेकंड हो रही है, वी डोंट नीड इट। तो मतलब NaOH HCl की रिएक्शन NaCl और H2O बना रहा है, वो उसके अंदर कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल लो। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है? ये तो हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमें पता है। अब सपोज करो कि अगर आपने AgNO3, जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, उसकी रिएक्शन HCl से गलती से करवा दी, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेशन बैठने लगेगा। तो ये व्हाइट PPT है, जरा ध्यान से इसको चेक करो। आपने कभी केमिस्ट्री की लैब में गए हो तो AgCl का व्हाइट PPT होता है बच्चों। ये व्हाइट PPT तुरंत बैठने लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। जब आप AgNO3 की रिएक्शन HCl से करवाओगे, सिल्वर नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट कराओगे, तो यहां तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेशन नीचे बैठ जाएगा और ये तुरंत हो जाता है मिनटों में, सेकंडों में। तो सवाल ये है कि क्या इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत है? नहीं है। वी डोंट नीड अ कैटलिस्ट। भैया क्यों कैटलिस्ट यूज करेंगे? इतनी तो फास्ट हो रही है, और कितनी फास्ट चाहते हो? क्या सुपरसोनिक स्पीड से चाहते हो? इतना क्या वक्त नहीं है आपके पास? लेकिन वी हैव सम मोर वंडरफुल एग्जांपल। जरा सोचना उसको ध्यान से, तो हमें इसमें तो समझ में आ गया कि भैया सुपर फास्ट रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सुपर फास्ट रिएक्शन में वी डोंट नीड अ कैटलिस्ट। बट एक और एग्जांपल देता हूं।
आपने घर पे अपने आयरन, यानी कि आपके अगर स्टेयर्स लगे हो या छत पे जाते हो तो आयरन लगा होता है, कहीं ना कहीं आयरन तो देखा होगा। आपको सबको पता है कि आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है। आपको क्या लगता है कि रस्टिंग वाला केस आपको पता होना चाहिए। आपको पता है रस्टिंग किसी आयरन पे कितने टाइम पे होती है? आजकल तो हम लोग पेंट करने लग गए, इस वजह से तो सालों में होती है। मतलब नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है, पेंट उतर जाए तो बात अलग है। अदरवाइज एक नेकेड आयरन पर भी रस्टिंग होने में बहुत समय लगता है, 6 से 7 महीने, वहां पर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो अब आप खुद से सोचो कि इस इवेंट को होने में बहुत समय लगता है, 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। भैया इसके लिए कैटलिस्ट कहां से यूज करोगे? पहली बात तो आपको रस्टिंग करवानी नहीं है। दूसरा, इसके लिए कैटलिस्ट क्या यूज करे कि भाई इस इवेंट को होने में 1-1 साल, 2-2 साल लग रहे हैं, कैटलिस्ट कितनी जल्दी करवा देगा इसको? तो हम लोगों का सेंस क्या है, कैटलिस्ट का यूज ना तो सुपर फास्ट रिएक्शन में होता है, ना ही सुपर स्लो रिएक्शन में होता है। ध्यान लगाओ, catalyst is not used in super fast reaction as well as in super slow reaction। ना तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल सुपर फास्ट में होता है, ना ही सुपर स्लो में होता है। इसका मतलब कैटलिस्ट का यूज कहां करते हैं? मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो, बड़े अच्छे से समझना। मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं KClO3, जिसको हम लोग पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। नोट डाउन दिस थिंग, पोटेशियम क्लोरेट। बच्चों ध्यान लगाओ, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, पोटेशियम क्लोरेट, आपको सबको पता होगा कि अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग हीट करते हैं ना, तो यहां से बनता है KCl+O2। तो मतलब आपको यहां से ऑक्सीजन मिलता है फ्रेशली, और ये ऑक्सीजन आपको काम आएगा। और एक्चुअली ऑक्सीजन की तो वैसे ही बहुत कमी होने लगी है। पता है आपको, एक पिक्चर बनी है जो एक्चुअली ऑक्सीजन के ऊपर ही है। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन भी खरीदा करेंगे लोग, ठीक है। उसमें जैकी भगनानी, मैंने देखा तो था, जैकी भगनानी उसमें लीड रोल में था। खैर हमें हीरो से मतलब नहीं है, बट द सेम टाइम आने वाले वक्त में हमें ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ सकती है, जैसे हम लोग प्योर वाटर खरीद रहे हैं बोतल के अंदर। हालात ये है कि पीने को पानी नहीं है और कलयुग आ गया है, हम लोग पानी भी खरीद रहे हैं। 20 रुपए की 1 लीटर बोतल बिकती है, और हमारे पूर्वज कह के गए थे जिस दिन बोतल में पानी बिकने लगे समझ लो अंत आ गया है। ठीक है, सो पानी की हालात हो गई है, हम पानी भी बेच रहे हैं, ठीक है। बट फाइनली सवाल यह है कि KClO3 जब KCl+O2 देता है तो यहां से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। बच्चों मजे की बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन होने में 4 घंटे लगते हैं। ध्यान से देखो, दिस इज मॉडरेट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पर होने में इसको 4 घंटे लगते हैं। नोट डाउन करो, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ, KClO3 को हीट करोगे तो KCl+O2 मिलता है और इस केमिकल रिएक्शन को 4 घंटे लगते हैं। लेकिन मजे की बात, मान लो कि हमें इमीडिएट जरूरत है, मरीज मर रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो हम 4 घंटे इस्तेमाल, 4 घंटे वेस्ट कर देंगे क्या? ध्यान से समझो भैया, मरीज को तो अभी ऑक्सीजन चाहिए, और अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए और हमारे पास कोई चारा नहीं है और हमें KClO3 से ऑक्सीजन बनाना है, फिर उसे सिलेंडर में पैक करना है और अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाना है सपोज, ठीक है, मान लो, तो हमारे पास 4 घंटे नहीं है, मरीज मर जाएगा। उस केस में वी नीड टू यूज अ कैटलिस्ट, we have to use a catalyst। in that case मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। मजे की बात देखो, अगर आपने इसके अंदर मैंगनीज ऑक्साइड यूज किया तो यही सेम केमिकल रिएक्शन मात्र 15 मिनट में हो जाती है। ध्यान लगाओ, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, यू हैव टू यूज इट। MnO2 आपको यूज करना है। अगेन यही केमिकल रिएक्शन जो कि बच्चों 4 घंटे में हो रही थी, सेम केमिकल रिएक्शन आप 15 मिनट में करवा सकते हो। 15 मिनट में। अब बच गया ना आपका मरीज, 15 मिनट में ऑक्सीजन निकाल ली, 15 मिनट में सिलेंडर में भर दी, 15 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और 15 मिनट के उसके फेफड़ों के अंदर पहुंचा दिया। 1 घंटे में मरीज बच गया। कहां 4 घंटे लगाते आप, 1 घंटे में आपने मरीज को बचा लिया। नाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू यूज द कैटलिस्ट। मतलब ये है कि हम लोग मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग कैटलिस्ट को यूज करते हैं। 4 घंटे की बजाय 15 मिनट में हमारा काम हो गया। वैसे भी हम लोग हरी में रहते हैं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है।
बच गया ना मरीज, सब लोग खुश हो गए, बोले बच गया मरीज, 15 मिनट में ऑक्सीजन बना ली, ठीक है। सो ये मतलब है ओवरऑल इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट कहाँ यूज करते हैं। कैटलिस्ट कभी भी बहुत कम समय लगने वाली केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा समय लगने वाली केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करते। हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शन के लिए, एज लाइक KClO3, इन दैट केस MnO2 इज अ कैटलिस्ट बच्चों। और इस केस में जो 4 घंटे की केमिकल रिएक्शन थी उसने मात्र 15 मिनट में करवा दी, तो कैटलिस्ट इज अ पावरफुल रिएजेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे की बात, कैटलिस्ट हम लोग रिएजेंट बोलते तो हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में खुद अनरिएक्टिव रहता है, बस ये स्पीड को बढ़ा देता है, ये खुद स्पीड को बढ़ा देता है, ये अनरिएक्टिव रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी बहुत ध्यान से समझना अब जो आगे चलने वाला है। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी को अभी यहां पर वॉइस का इश्यू है, तो आप नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार आप क्या करो, आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर लिखा भी है, लिखा देखो जरा ध्यान से, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हेन एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। इस केमिकल रिएक्शन में MnO2 का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। MnO2 यहां पर आया है सहायता करने के लिए, सहायता करेगा और चला जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना इसको कुछ मिलेगा ना इसका कुछ बिगड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खुद कभी भी कंज्यूम नहीं होता। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट इज लाइक अ शक्तिमान। श्रुति बिल्कुल सही बोल रही है। चलो, सो फाइनली कैटलिस्ट इज लाइक अ शक्तिमान। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। एक्चुअली अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैटलिस्ट से बढ़ा रहे हो, तो एक्चुअली इसी फिनोमिना को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। सो नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है। मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 या। सो फाइनली बच्चों सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना। सुन रहे हो ना? जवाब तो दो, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? यस और नो? हाँ, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? ध्यान से सुनो। ये जो अभी स्क्रीनशॉट लिया ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी आंखों में सच्चाई देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई लोग कह रहे हैं सर वापस बता दो। तो कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। सो फाइनली रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होता, वो अनरिएक्टिव रहता है, वो सिर्फ रेट को बढ़ाता है, सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है। ओके, सो डोंट वरी, कुछ नहीं है, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है कैटलिस्ट को समझने के लिए। क्लियर हो गया? ये ऐसा ही है कि देखो जी, आप चल रहे हो पैदल, घर जाना है आपको, बहुत सा आपका पेट में गड़बड़ हो रहा है। सपोज कभी होता है ना ऐसा कि स्कूल में हो, घर जाना है, रास्ते में हो, पेट में हो गया गड़बड़। अब कैटलिस्ट क्या है पता है? ध्यान से सुनना उसको। कैटलिस्ट क्या है? अगर रास्ते में आपका दोस्त मिल गया साइकिल पे या स्कूटी पे, अगर उसने बिठा दिया आपको और वो लेके गया आपको घर तक, तो वो एक कैटलिस्ट है। अदरवाइज आपका पेट वहीं पे ही। समझ रहे हो ना? सो फाइनली मतलब ये कैटलिस्ट का मतलब ये होता है जो आपको सहायता करेगा आपके कंप्लीशन के लिए, ठीक है, रिएक्शन के कंप्लीशन फास्ट हो जाए, बस दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अदरवाइज उसका खुद का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये मतलब है। चलो तो चलो फाइनली अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पे। अब नोट डाउन करो। सो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, डिपेंड्स अपॉन द look at it, depends upon the phase. There are 2 types of catalyst, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट वन इज होमोजेनस, सेकंड वन इज हेट्रोजेनस। नोट डाउन करो, कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं फेज के अकॉर्डिंग, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। क्लियर होता है? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस? होमो, आजकल बहुत बवाल चलता है, होमो, समझ में आ रहा है? ये होमो है, ये हेट्रो है, ऐसा चलता है ना। मतलब होमो का मतलब एक जैसे, हेट्रो का मतलब अलग अलग। अब इसका मतलब समझो, होमो का मतलब यह है कि कैटलिस्ट का फेज वही है जो कि रिएक्टेंट का है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड है, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस है। इसका मतलब वो होमो है। समझ में आ गया? दूसरा है हेट्रो।
हेटेरो का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट का जो फेज है वो रिएक्टेंट के फेज से मैच नहीं करता। मतलब रिएक्टेंट है सॉलिड और कैटलिस्ट है लिक्विड, रिएक्टेंट है लिक्विड, कैटलिस्ट है सॉलिड, इसका मतलब उसका फेज मैच नहीं करेगा बच्चों। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आप सब लोगों को नोट डाउन करने हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। होमोजेनियस का मतलब अ कैटलिस्ट व्हिच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द होमोजेनियस कैटलिस्ट। बच्चों नोट डाउन करो, रिएक्टेंट का जो फेज है कैटलिस्ट का अगर वही फेज है तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट। मतलब ध्यान रखना कि आपको यहां पर कैटलिस्ट की फेज का कंपैरिजन करना किससे है, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से नहीं, रिएक्टेंट से कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हेटेरोजेनियस किसको बोलते हैं? नाउ हेटेरोजेनियस इज नोट डाउन अ कैटलिस्ट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इस चीज को कि अगर कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से ना मिल रहा हो सो दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस। एग्जांपल देता हूं, कई लोग कहेंगे सर एग्जाम्पल बताओ, तो चलो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। सो नोट डाउन दीज एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनियस इज रियली वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। दिस इज एस्टर, और एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो एक्चुअली एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि यू नीड H+ आयन। अब यहां पर ये एसिड एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव एस्टर जिसकी फेज है एक्वस, वी हैव वाटर जिसकी फेज है ऑब्वियसली लिक्विड, एक्वस तो ये खुद ही है। वी हैव H+ जिसकी फेज है एक्वस। इसका मतलब यहां पर कैटलिस्ट की फेज एस्टर की फेज से मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। नोट डाउन कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हो आपको एसिटिक एसिड मिलता है जो कि अगेन एसिड यहां पर एक्वस है, और आपको इथेनॉल मिलेगा जो कि अगेन एक्वस है। अब इसको नोट डाउन करो, एक्चुअली दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। इन दिस रिएक्शन एज वी कैन से एसिड लाइक HCl वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसीलिए हमको इसको होमोजेनियस कैटलिस्ट कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी फेज रिएक्टेंट की फेज से मिलती है। सो दे आर ऑल सेम फेज इन लिक्विड फेज, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालाइसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत आसान है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, कम ऑन फटाफट से ले लो। 1 2 3। अब देखो आगे नए एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप कहोगे सर ये छोटे छोटे बच्चों के जैसे एग्जाम्पल देते रहते हो, कुछ अच्छा एग्जाम्पल दो, मजा आए। तो चलो आपको अच्छा बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। सामने वैसे लिखे हैं, मैं एक घूंट लगा लेता हूं। ये पानी है, ध्यान रखना, जो इथेनॉल निकला है वो नहीं है इसके अंदर, ओके। चलो सो फाइनली ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाओ, सेकेंड रिएक्शन देखो। सेकेंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना सब लोग। आपको मैं यहां पर होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं। H2O2 ये सबको पता है, ये डीकंपोज हो जाता है अगर आप हीट करोगे तो, और H2O2 को हीट करते ही वो डीकंपोज होता है पानी के अंदर और ऑक्सीजन देता है, ये सबको पता है, हाफ ऑक्सीजन निकालेगा। मजे की बात ये है कि अगर आपने यहां पर I- यूज किया एक्वस, तो ये आयोडीन I- हेल्प करेगा इसके डीकंपोजिशन में, मतलब इसकी डीकंपोजिशन को हाई बनाएगा। अब आप सब लोग नोट डाउन करो, इन दैट केस I- किस में है, एक्वस में। आप बताओ H2O2 किस में है, एक्वस में। तो हो गई ना फेज इक्वल, और अगर फेज इक्वल होगी इसका मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, चिंता मत करो। एक लड़का कह रहा है मैं बिहार से हूं, मेरे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो अपन कराएंगे ना बच्चों पर, पहले एकदम से इसको छोड़ के नहीं करवा सकते, तो ध्यान लगाओ, पहले इसको खत्म करेंगे उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। सो फाइनली ध्यान लगाओ, दिस इज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर I- एक्वस में है, H2O2 एक्वस में है। और मैं सब लोगों को कहूंगा नोट डाउन करो इन चीजों को, कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम देंगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये चीजें आपको लिटरली बहुत ज्यादा काम देंगी भैया, नोट डाउन कर लो,
नोट डाउन कर लो और केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए इन दैट केस I माइनस एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है बच्चों। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। रितिका कह रही है बिहार से हो, बहुत बढ़िया। अब बिहार से होने से पहले हम लोग इंडिया से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, याद रखना इस चीज को। अब आप सेकंड एग्जांपल देखो, SO2 प्लस O2 विल गिव यू SO3, और ये मजे की बात है ये केमिकल रिएक्शन होती है NO या फिर NO2 की प्रेजेंस में। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस थिंग कि यहां पर SO2 प्लस O2 विल गिव यू SO3, बट दिस केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन NO एंड NO2 प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ NO एंड NO2। या तो आपको NO लेना पड़ेगा या NO2 लेना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर NO गैस है एंड आपके रिएक्टेंट SO2 एंड O2 ये दोनों भी गैस हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये हो गई ना होमोजेनस, यस और नो, दिस इज होमोजेनस। अब आ जाओ तीसरे एग्जांपल पर। नीचे तीसरा एग्जांपल आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं। देखो यहां पर आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये है ऑक्सीजन जो कि ओजोन बना के देगी आपको, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? NO की प्रेजेंस में। अब पता है, सच्ची बोल रहा हूं बच्चों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत काम आती हैं। इनफैक्ट आपको बहुत बार कैटलिस्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि H2O2 में I माइनस इज ए कैटलिस्ट। SO2 से अगर आप SO3 बनाना चाहते हो, इन दैट केस NO और NO2 गैस इज अ कैटलिस्ट, ओके। एंड इन दिस केस ऑक्सीजन से अगर आप ओजोन बनाना चाहते हो, इन दैट केस NO गैस इज अ कैटलिस्ट। यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग। मजे की बात, ये गैस है, ये गैस है, होमोजेनस। ये गैस है, ये दोनों गैस है, होमोजेनस। ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, होमोजेनस। सो हमारे पास होमोजेनस बन के आ गया हमारे सामने। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को जगह दे देता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ऐसा रुद्र सा, बाहुबली की याद आ गई। चलो, सो फाइनली हमने होमोजेनस देख लिए। नाउ विल टॉक अबाउट हेट्रोजेनस। लेकिन हेट्रोजेनस को समझने से पहले, क्योंकि हेट्रोजेनस में क्या होता है, हेट्रोजेनस में आप लोग सब ध्यान से सुनना, हेट्रोजेनस में आपके पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फेज डिफरेंट होती है। हेट्रोजेनस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फेज डिफरेंट होती है। तो हमको यहां पर सबसे पहले मैकेनिज्म समझना है कि हेट्रोजेनस के अंदर किस तरह से कैटलिस्ट काम करता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा, ध्यान से समझो। डिफरेंट फेज में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा। यहां पर कैटलिस्ट हम लोग सॉलिड फेज में लेंगे और गैस हम लोग रिएक्टेंट लेंगे। तो चलो मैं दिखाता हूं, इसमें 5 स्टेप में होती है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, और ये बहुत आसान है, बच्चों के जैसा है। सबसे पहले क्या होगा, जरा सोचो। सबसे पहले बच्चों यहां पर जो गैस है जो कि रिएक्टेंट है, ये देखो, दिस इज रिएक्टेंट। ये गैस जो कि रिएक्टेंट है वो आएगा, और ये जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कैटलिस्ट। ध्यान से देखना, कैटलिस्ट कौन है? सॉलिड, ब्लू कलर का है, ओके। ये गैस है जो आके इसके सबसे पहले होगी डिफ्यूज। सबसे पहला काम होता है डिफ्यूजन का, आके होगी सबसे पहले डिफ्यूज, यानी कि सरफेस पर अपने आप को डिफ्यूज करेगी, और डिफ्यूजन के टाइम पे ये अपने आप को ब्रेक भी कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले होता है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। मतलब ऐसा समझो आप कि ये सरफेस है प्लेटिनम का, ओके, और प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस आएगा सबसे पहले, और हाइड्रोजन गैस आके यहां चिपक जाएगा, सबसे पहले डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन के केस में हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिपक गए। अब डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन होगा। डिफ्यूज होते हैं सबसे पहले, डिफ्यूजन के बाद होता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में सरफेस पर बिल्कुल आके चिपक गए, बिल्कुल अंदर जगह बना ली है। एड्सॉर्प्शन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। यहां से फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आगे बताऊंगा। सबसे पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, उस फिर प्रोडक्ट का यहां पर डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन के बाद फिर से डिफ्यूजन होगा। समझ में आ गया? यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये टोटल 5 स्टेप होते हैं, इसको अपन एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इजी। समझ में आ गया? ध्यान दो, सबसे पहले डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के बाद डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद अगेन एड्सॉर्प्शन होगा, यहां पर डिसॉर्प्शन होगा, यहां पे फिर डिफ्यूजन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। इसको पहले अपनी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। यहां पर कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट गैस है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से, चलो ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों,
ले लिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते रहे हेट्रोजेनियस का, उसके बाद इसको ध्यान से समझेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि भैया इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये केमिकल रिएक्शन? एक्चुअली आप सब लोगों को पता होगा कि एक कंट्री कैसे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनती है, उसके पीछे का लॉजिक होता है कि कितना कंजप्शन हो रहा है यूरिया का, कितना कंजप्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्चुअली कंट्री की प्रोग्रेस को भी बताते हैं भैया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ ऑल सब्सटेंसेस भी कहते हैं, ऑल केमिकल किंग होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग। और आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम लोगों को SO3 गैस की जरूरत पड़ती है। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम लोगों को SO3 गैस की जरूरत पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए SO3 गैस कैसे बनता है बच्चों। SO3 गैस बनता है SO2 + O2 से, लेकिन मजे की बात उसके अंदर V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। वेनेडियम पेंटोक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। वेनेडियम पेंटोक्साइड बच्चों एक सॉलिड कैटलिस्ट है, नोट डाउन करो, वेनेडियम पेंटोक्साइड इज अ सॉलिड कैटलिस्ट। और यहां पर SO2 + O2 ये दोनों गैसेज हैं। इसका मतलब ये हेट्रोजेनियस का एग्जांपल हो गया। अब यहां पर आपको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि वो फिनोमिना दिखाया था। देखो सबसे पहले ये रहा वेनेडियम पेंटोक्साइड, ये रहा V2O5, ओके सही है, ये उसकी सरफेस है। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों गैसेज आएंगी। सबसे पहले तो SO2 आया, ये देखो आके डिफ्यूज होगा। सबसे पहले तो SO2 आके डिफ्यूज हुआ, फिर O2 आके डिफ्यूज हुआ, सही है। ये SO2 है, ये O2 है। डिफ्यूज होने के बाद ये एड्सॉर्ब होगा। अभी तो आके डिफ्यूज ही हुआ है, अब डिफ्यूज होने के बाद एड्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर अंदर चला जाएगा। अंदर ये देखो, ये अंदर चले जाएंगे, चले गए। उसके बाद ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अंदर जाने के बाद ये अंदर चले गए, तो वो तो हो गया एड्सॉर्प्शन। उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएंगे उसी के अंदर ही, ठीक है। इस सरफेस को मुझे यूं नहीं बनाना चाहिए, ध्यान से देखो, उसी के अंदर ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां पर ही उन्होंने आपस में कंबाइन करके SO3 प्रोडक्ट बना डाला। उस SO3 प्रोडक्ट का होगा डिसॉर्प्शन, मतलब ये ऊपर आ जाएगा और फाइनली ये SO3 भाग जाएगा। इसका मतलब इसका डिफ्यूजन हो गया। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आया। सबसे पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के बाद फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन के बाद फुर्र, इट्स काइंड ऑफ, हमारे बोलते हैं ना फुर्र, इट्स लाइक फुर्र, उड़ गया। सो फाइनली यहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली यहां से निकल लिया। तो मतलब ये निकलता है ओवरऑल। सबको समझ में आ गया। और आप सब लोग ध्यान रखना बच्चों, नीट में एक बार ये कैटलिस्ट पूछा गया है, आपको पूछा गया कि बताओ यहां पर SO3 किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है। यू हैव टू नोट डाउन V2O5. Vanadium pentoxide is used to form SO3 and after that SO3 is converted into H2SO4 reacting with water. समझ में आ गया? Now this is the example. Now you have to focus on that बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? Now I am giving you one more important example, लेकिन आप ध्यान रखना V2O5 इस केस में किस तरह से काम कर रहा है, एज अ solid catalyst काम कर रहा है। Now we have one more wonderful example in front of you. अगला एग्जाम्पल देखो कौन सा है, बताओ मुझे। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, जब आप नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हो और आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस, जानते हो ना, सब लोगों को पता है यार, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो यहां पर नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है। उस केस में आप कैटलिस्ट यूज करते हो किसको, आयरन को। आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड हॉबर्स-बॉश प्रोसेस। इन दिस केस Fe जो है वो बेसिकली कैटलिस्ट की तरह काम करता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल नो दिस इज हेट्रोजेनस। क्यों? क्योंकि Fe सॉलिड है, उस केस में वो गैसेज हैं, तो ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। अब इससे आसान क्या होगा, और लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, सरफेस केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री। इसीलिए मैंने इनिशियली नहीं करवाया था, क्योंकि बहुत आसान है। समझ में आ गया? सब लोग नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से, नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे चलते हैं फटाफट से। तो यार नोट डाउन कर लिया सबने? कर लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। अब यहां पर देख लो, N2H2 आर गैसेस, Fe यहां पर सॉलिड है, तो इस केस में यहां पर हेट्रोजेनस का एग्जांपल हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे, अगला टॉपिक लगाओ, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। नाउ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से सवाल बहुत पूछे गए हैं।
सब लोग लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, नोट डाउन करो दिस थिंग। हाँ, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर होता है जो कि कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, मतलब बाप, बाप के ऊपर दादा, दादा विल हेल्प यू बाप टू यू नो बर्थ द बेटा, दैट्स इट। समझ में आया? तो एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है दादा प्रमोटर, बस। तो दादाजी ने पापा को पैदा किया, पापा जी ने बेटे को पैदा किया। प्रमोटर इज लाइक मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम विल हेल्प यू, will help Fe and then Fe will help nitrogen and hydrogen to make one another beta, that is called ammonia. That's it. समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे, अगला लिखो होमोजेनियस एंड क्या हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, सब लोग नोट डाउन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, उनमें डिफरेंस क्या है वो चेक करना है कि भैया ध्यान दो। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस की बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट की नहीं। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अब इसको बड़े ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। अब ध्यान से देखो भैया, यहां पर डिफरेंसेस बता रहा हूं, एक एक करके नोट डाउन करते रहना। सबसे पहले हम बढ़िया सी टेबल बनाएंगे। आप देखो मैं कितना बड़ा शक्तिमान हूं कि मैंने टेबल चुटकियों में बना डाली। ये देखो मैंने चुटकी बजाई, यहां पर एक टेबल बन गई होमोजेनियस कैटलिस्ट। मैं दूसरी चुटकी बजाऊंगा, इस तरफ हेटेरोजेनियस लिखा हुआ आ गया। देखो आपके अरविंद सर शक्तिमान बन गए। सो फाइनली यहां पर वी हैव मेड अ टेबल, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस हमने टेबल बना डाला। ओके, सो फाइनली यहां पर होमोजेनियस, दिस इज हेटेरोजेनियस। अब हमें इनके बीच का डिफरेंस समझना है। अब ध्यान लगाओ, ठीक है, अब ध्यान लगाओ। सबसे पहला डिफरेंस देखो, आप कितनी तेजी से लिख रहा हूं। पहला डिफरेंस चेक करो नाउ, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में जो कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी फेज सेम होती है, देयर इज इन सिंगल फेज और सेम फेज। बट व्हाट अबाउट हेटेरोजेनियस, उसके अंदर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फेज होती है वो डिफरेंट होती है, दे आर डिफरेंट इन फेजेस। तो आसान है, तो कितना आसान है, देखो ये सिंगल फेज में होंगे, ये डिफरेंट फेज में होंगे। पहला तो आप चुटकियों में लिख सकते हो यार, जैसे मैंने लिख दिया। अरविंद अरोड़ा के बच्चे भी तो सुपर शक्तिमान है, ठीक है। अब अगला आ जाओ, सेकंड वाला देखो नाउ। सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रिएक्शन अकर इन दी लिक्विड एंड गैसेस फेज ओनली। नोट डाउन करो कि यहां पर होमोजेनियस के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो सिर्फ लिक्विड और गैस फेज में ही होती हैं, सॉलिड फेज में नहीं होती हैं। ये नोट डाउन करो नाउ, दिस इज अ सेकंड डिफरेंस, ठीक है। यहां पर जो फेजेस यूज होंगी वो सिर्फ लिक्विड और गैस होंगी, होमोजेनियस में सॉलिड फेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि एक सॉलिड कैटलिस्ट सॉलिड रिएक्टेंट से कैसे रिएक्ट करेगा भाई, वो बहुत इंपॉसिबल सा काम है। तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिली है। जबकि इन दिस केस ध्यान लगाओ, रिएक्शन डज नॉट अकर, नाउ लुक एट इट, रिएक्शन डज नॉट अकर इन गैस और लिक्विड फेज। रिएक्शन यहां पर गैस और लिक्विड फेज में नहीं होती, बट अकर ऑन दी सरफेस ऑफ सॉलिड। बच्चों यहां पर हमेशा हेटेरोजेनियस के केस में आपको सॉलिड सरफेस दिखाई देगा, और एक्चुअली सॉलिड सरफेस पर ही केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सॉलिड सरफेस पे रिएक्शन होती है, जबकि यहां पर गैस और लिक्विड में रिएक्शंस होती हैं। अब आ जाओ भैया आगे वाली तीसरी वाली पर्टिकुलर डिफरेंस पर चलते हैं, उसको नोट डाउन करो। इस केस में सबसे पहले हेटेरोजेनियस का लिखा गया क्या, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया पे। क्यों? अब खुद से सोचो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हेटेरोजेनियस के केस में रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ही कैटलिस्ट कौन से सॉलिड कैटलिस्ट में होती है, ये खुद ही सॉलिड कैटलिस्ट में होती है। तो खुद ही सोचो कि इसके सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर सरफेस एरिया जो है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जैसा कि हमें लैंग्ब्योर ने बताया था या फ्रुडलिच ने बताया था, लैंग्ब्योर ने इस चीज को बराबर से लिखा था। सीधी सी बात है, क्योंकि हेटेरोजेनियस होता ही सॉलिड पर है, और अगर सॉलिड का सरफेस ही अवेलेबल नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। इसका मतलब यहां पर सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन इस केस में कोई सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। यहां पर कोई सरफेस एरिया से लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए, यहां रिएक्शन होगी ही होगी। तो होमोजेनियस में सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हेटेरोजेनियस में सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोग ध्यान लगाओ, बहुत आसान है, ठीक है। एक बच्चों एक बात ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से सुनो, देख रहे हो कि नहीं, ध्यान लगाओ सब लोग, सुन रहे हो ना मेरी बात, यस और नो, यस और नो, यस यस यस। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना,
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जा रहा हूं, ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, सो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ना। नेक्स्ट स्लाइड, अगले फर्क क्या है जरा उसको देखो। देखो बच्चों, मैंने फटाफट से अगली टेबल भी बना डाली और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है। शक्तिमान हो गया हूं मैं, ध्यान लगाओ। सो फाइनली वी हैव अ टेबल, उसमें चौथा डिफरेंस हम लोगों को चेक करना है। अब चौथा डिफरेंस देखो, बड़ा आसान है, ठीक है। सब देखो फोर्थ डिफरेंस क्या होगा उसको देखो। दी कैटलिस्ट, ये चौथा डिफरेंस, इस तरफ होमो है, इस तरफ हेटेरो है, ध्यान रखना। तो होमोजेनस के केस में जो कैटलिस्ट होता है वो खुद ही डिसोल्व हो जाता है। किसमें किसमें डिसोल्व हो जाता है? रिएक्टेंट के अंदर, क्योंकि है तो सब लिक्विड और गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इस चीज को। द कैटलिस्ट डिसोल्व इनटू द गैस फेज और सॉल्यूशन, जो कि एक्चुअली आपके रिएक्टिंग मिक्सचर्स होते हैं। ध्यान रखो कि होमोजेनस के केस में हमको पहले से पता है कि ये जो रिएक्शन होती है वो लिक्विड या गैस फेज में होती है। इसका मतलब इस केस में कैटलिस्ट भी या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। तो आप लिक्विड और गैस तो भैया खुद ही मिक्स हो जाएंगे ना, सॉल्यूशन के अंदर नहीं होंगे क्या? मिक्स हो जाते हैं बच्चों, डिसोल्व हो जाते हैं उसके अंदर, सॉल्यूशन में ही चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तरह से। क्यों? क्योंकि बाद में कैटलिस्ट खुद तो रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन वो डिसोल्व हो चुका है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हो तो आपको यहां पर अलग से फिजिकल मेथड लगाने पड़ेंगे। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बायो कैटलिस्ट भी आगे आएगा, डोंट वरी, लेकिन पहले इसको पढ़ो, इसके बाद ही आएगा। अब ध्यान लगाओ, इस केस में आपका कैटलिस्ट डिसोल्व हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट खुद ही गैस और लिक्विड फेज में है। अगर आपने गैस सोचो अगर गैस फेज का अगर आपने रिएक्टेंट लिया और गैस ही फेज का अगर आपने कैटलिस्ट ले लिया, और कैटलिस्ट हेल्प जरूर कर रहा है लेकिन वो उसमें मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों गैसेस है, डिसोल्व हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन डिसोल्व हो जाएगा। अब फाइनली आपको ये जो डिसोल्व हुआ उसको अलग तो करना पड़ेगा ना, इसको अलग तो करना पड़ेगा। इसको अलग करने के लिए आपको फिजिकल मेथड लगाने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहां पर गैसेस मिक्सचर बन जाता है जिसमें कैटलिस्ट भी होता है और रिएक्टेंट भी होता है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। इस केस में कैटलिस्ट डज नॉट डिसॉल्व इन द रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि इस केस में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है भाई। इस केस में कैटलिस्ट सॉलिड होता है, आपकी रिएक्टेंट गैस या लिक्विड होगी, डिसॉल्व कैसे हो जाएगा? फाइनली आपस में बचा रह जाएगा। डज नॉट डिसॉल्व इन द रिएक्टिंग मिक्सचर। यहां पर रिएक्टिंग मिक्सचर पे एक्चुअली वो डिसॉल्व नहीं होता है। अब देखो मजे की बात, पांचवें डिफरेंस पर चलते हैं। चौथा डिफरेंस हमने खत्म कर लिया, ये रहा होमोजेनस के लिए, ये रहा हेटेरोजेनस के लिए। पांचवें डिफरेंस पर आ जाओ। कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। आप खुद ही सोचो, जब अच्छे से डिसॉल्व हो गया है तो क्या वो सेपरेट हो पाएगा? भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक SO2 गैस, एक NO2 गैस आपस में मिक्स हो गई। अब पंगा यह है कि उन्होंने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन NO2 गैस को अलग कैसे करें, क्योंकि दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो समस्या हो गई। कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। भैया ये बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रोडक्ट बनेगा, आप खुद ही एग्जांपल देख लो, पीछे वाले एग्जांपल में जाओ, जहां पर आपने SO2 लिया था और O2 लिया था और वहां पर NO गैस लिया था। ऐसे नया प्रोडक्ट आपको बनेगा SO3, वो भी गैस है। गैस गैस मिक्स हो जाएगी भैया, उसको अलग कैसे करोगे? तो लफड़ा हो गया, राड़ा हो गया, लफड़ा हो गया। उसको अलग कैसे करोगे? तो उसको अलग करने के लिए आपको अलग से मेथड लगाने पड़ेंगे। लेकिन हेटेरोजेनस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेटेरोजेनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेशन बड़ा आसान है। आपको पता है कि आपने सॉलिड फेज में लिक्विड के अंदर प्लेटिनम को रख दिया, बाहर में बाहर निकाल लो प्लेटिनम को। प्लेटिनम अगर बाहर निकल गया तो वैसे भी आपको जो आपका रिएक्टेंट है वो अलग मिलेगा, प्रोडक्ट आपको अलग मिलेगा, कैटलिस्ट अलग मिल जाएगा। आपको प्रॉब्लम ही क्या है? V2O5 है ना, वो सॉलिड होता है, उसको बाहर निकाल लो। तो इन दैट केस कैटलिस्ट कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्टेंट मिक्सचर और प्रोडक्ट मिक्सचर। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट में से कैटलिस्ट को आसानी से आप अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां पर मिक्स हो जाएगा, और वो हम ऊपर देख के आए कि वो डिसॉल्व हो जाता है। ये समस्या चौथे में पांचवें को रिफ्लेक्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छठा पॉइंट पर आ जाओ भैया। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो लिख डाला, देखो। द होमोजेनसली कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर फास्टर। बहुत तेजी से हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो भी गैस है, वो भी गैस है। गैसेस में तो वैसे भी मेल मिलाप ज्यादा होगा ना, बहुत आसानी से होमोजेनस है तो आपस में मिक्स हो जाती हैं। मिक्स हो जाती है तो रिएक्शन भी फास्ट होगी, कोलिजन भी ज्यादा होगा। तो होमोजेनस केमिकल रिएक्शन फास्ट होती हैं क्योंकि
भाई भाई दुश्मन दुश्मन, गैस एक दूसरी गैस के मॉलिक्यूल को मारती है, तड़ाप, कोलाइड हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गई, लिक्विड लिक्विड आपस में रिएक्ट करेंगे फास्ट, क्योंकि सारा लिक्विड एक दूसरे के लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। ये सारी चीजें हमने गैस स्टेट में भी पढ़ी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम में, बाय द वे। इसको बोलते हैं एक्टिव मास। लिक्विड लिक्विड का एक्टिव मास सभी होता है जितना आपने लिया, सॉलिड का एक्टिव मास बराबर नहीं होता, उसको 1 लेते हैं, ये हमने पढ़ा रखा है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होती है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन इज लिटिल बिट स्लोवर। एक्चुअली हेट्रोजीनस के केस में जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो बच्चों स्लो होती हैं, हेट्रोजीनसली केमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली स्लोवर, ये थोड़ी सी स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सॉलिड फेज लोगे, अब सॉलिड फेज पड़ी हुई है, मर्जी आएगी तो गैस आएगा इसके ऊपर, मनचली गैस इसके ऊपर आके चिपक जाएगी, मर्जी है उसकी आए नहीं आए। दूसरी बात, सॉलिड का सिर्फ सरफेस है, पूरा तो अवेलेबल है नहीं, तो ये स्लो होगी ना, सिंपल सी बात है। सो यहां पर देखो ये डिफरेंसेस हैं ओवरऑल होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम होमोजेनस कैटालिसिस कराते हो, जब हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस कराते हैं, दोनों में फर्क होता है। और यहां पर ये फास्टर होती है, स्लोवर होती है, टोटल 6 है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत मेहनत करेला है इसके ऊपर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। 1 2 3 4 5 टेक अ स्क्रीनशॉट। मन चली लाइक मन चली, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मन चला समझते हो? मन से चलने वाला को मन चला बोलते हैं, जैसे कि मैं भी एक मन चला हूं। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फाइनली बच्चों आज के लिए आई थिंक बहुत है, हमने फिर से 1 घंटे का लेक्चर कर लिया है, ठीक है? तो फाइनली हो गया है बच्चों, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। फाइनली हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया, जो अगला टॉपिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, ये हम करेंगे अगली बार, ठीक है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट हमको अगली बार करना है। अब एक्चुअल में चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि भैया हम लोग इस वीक में इसको खत्म कर लें। अगर 1-2 लेक्चर रह गए तो हम लोग उसको अगले वीक में कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट होगा, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन बच्चों याद रखो एक बात, मेहनत आपको करनी है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी है। और अगर आप लोग ऑनेस्टली हार्डवर्क कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? मैं डेली आता हूं, ठीक है? कई बच्चों ने कहा कि सर आप सुबह जल्दी पढ़ा दो, क्योंकि बाद में दोपहर में क्या नींद भी आने लगती है और हमें कुछ लोगों को काम भी होता है। बड़ी अच्छी बात, एक बच्चे ने मुझे बोली कि सर दोपहर के टाइम पे मैं टेस्ट देती हूँ। वन गर्ल एक्चुअली ईमेल मी दिस थिंग कि भैया हम दोपहर के टाइम पे टेस्ट देते हैं। अब वो क्यों टेस्ट दे रही है जरा सोचो, वो टेस्ट इसलिए दे रही है क्योंकि नीट का एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम आफ्टरनून सेशंस में भी होता है। तो अगर आफ्टरनून सेशन में होगा तो आपको एग्जाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आफ्टरनून सेशन में, अदरवाइज आपको एग्जाम में नींद आ जाएगी। तो 2 से 5 नेहा ने बताया जैसे कि 2 से 5 एग्जाम होता है। मैं सब बच्चों को बोलता हूं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं सुबह के टाइम पे आपको लेक्चर अपलोड कर दूं, और 2 से 5 के टाइम पे बच्चों आप कोई ना कोई टेस्ट दो, बैठ के कोई भी लेवल का टेस्ट हो आप प्लीज टेस्ट दो। आता है समझ में? मेहनत करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, गारंटी दे सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, मैं गारंटी दे सकता हूं। बट अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, आप कितनी भी दम लगा लो कुछ नहीं हो सकता, सब आप पे डिपेंड करता है। ये कहते हैं ना कि हाथ की लकीरों में बहुत कुछ लिखा है, हाथ की लकीरें तभी काम करती है जब आप काम करोगे, समझ में आता है? नहीं तो तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते, समझ में आ गया? सो आप ये मत सोचो कि ये हाथ की लकीरें हमारे बेड़ा पार लगा देगी, भैया कुछ नहीं होने वाला। पंडित को दिखा रहे हो, पंडित बोलता है तेरा हाथ बड़ा चकाचक है, ला 5000 रुपया तेरा IIT में सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं होने वाला, गारंटी दे रहा हूं। कोचिंग सेंटर वाले को दोगे 10-20 लाख रुपया, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, you will be successful in your life. Nobody can make you
अनसक्सेसफुल। कोई नहीं रोक सकता है आपको। समझ में आ गया? हमारे लेक्चर का टाइम हमेशा रहता है 10 से 1 के बीच में। मैं कभी भी अपलोड कर दूंगा 10 to 1। मैं ट्राई करता हूं कि मैं 10 से 1 के बीच में आ जाऊं, ठीक है? सो चलो अब कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल गाइस, और इन वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों को जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपके साथ बना हुआ, आप मुझे देख रहे हो। पिछले मार्च से अरविंद अरोड़ा एक्टिव हुआ था यूट्यूब पे, और अब देख लो मार्च आने वाला है। 1 साल हो गया मुझे आपके साथ लगते हुए, और 1 साल में हमने जर्नी अपनी पूरी कर रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली ये हो ही जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। कोई पूछ रहा है मेरा मेल आईडी, तो माई मेल आईडी इज madeeasychemistry@gmail.com। madeeasyt@gmail.com मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है? और 1 साल हम लोगों को पूरा होने वाला है, हमारी फैमिली को, और हमारी फैमिली भी अब अच्छी खासी बड़ी हो गई है। 3,50,000 सब्सक्राइबर को हम लोग अभी टच करने वाले हैं, और वो सब आपके प्यार की वजह से हुआ है, ठीक है? सो चलो गाइज, अब अगली वीडियो मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डू वर्क हार्ड फॉर योर पेरेंट, फॉर योर सेल्फ। ओके गाइज, बाय बाय।